Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 23rd of February. तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और जिन आर्टिकल्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गिनिया वॉर्म डिजीज़। वेरी इंपॉर्टेंट गिनिया वॉर्म डिजीज़। इसे लेकर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है जिसमें हमें ये बताया गया कि अगर हम 1980s की बात करें तो उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड ये निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के तकरीबन 3.5 मिलियन केसेस थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें 2023 में तो इस डिजीज़ के सिर्फ और सिर्फ 6 केसेस रह गए हैं। एंड दैट इज़ वाई दिस हेडलाइन विच सेज दैट वर्ल्ड्स रेस टू इरेडिकेट गिनिया वॉर्म डिजीज़ नियर्स द फिनिश लाइन, क्योंकि अब सिर्फ दुनिया भर में 6 केसेस रह गए हैं गिनिया वॉर्म डिजीज़ के। बात करेंगे यहाँ पे इंडिया की। इंडिया ने लेट 1990s में 1999 के आसपास गिनिया वॉर्म डिजीज़ को इंडिया से कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया था। तो इस डिज़ीज़ से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक इम्पॉर्टेंट प्लेस और इम्पॉर्टेंट कंट्री न्यूज़ में है विच इज़ अल्बानिया। अल्बानिया देखिए, ये जो रीजन है ना, कल हम बात कर रहे थे ग्रीस की, और ग्रीस का ही ये नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है अल्बानिया। ये बीते दिनों से न्यूज़ में है। एंड आज की जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दैट इंडिया विल ओपन अ डिप्लोमेटिक मिशन इन अल्बानिया। एंड सेम अल्बानिया भी इंडिया के न्यू दिल्ली में अपना डिप्लोमेटिक मिशन जो है, अपनी एम्बेसी जो है वो ओपन करेगा। एंड इस दौरान अगैन जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप, जो आपका कॉरिडोर है, इसको दोबारा इसके ऊपर चर्चा हुई, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि ये ग्रीस तक जा रहा था। एंड लेकिन ग्रीस का जो नेबरिंग कंट्री है अल्बानिया, दैट इज़ ऑल्सो शोइंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स दैट दे ऑल्सो वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ IMEC। एंड इसकी डिटेल्स देखेंगे, लोकेशन देखेंगे और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, इसे हम यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा हम इंटरपोल के बारे में भी जानेंगे। इंटरपोल इसे लेकर एक आज काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है जिसमें ये क्वेश्चन रेस किया गया है कि जो इंटरपोल नोटिसेस इशू करता है, क्या उन नोटिसेस को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंटरपोल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और किस किस तरह के नोटिसेस इंटरपोल जो है वो इशू कर सकता है और उसकी क्या इम्प्लीकेशन होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे चाइना की एक रिसर्च वेसल के बारे में जो कि अब मालदीव्स के पास पहुंच चुकी है। एंड इसे लेकर पहले से ही इंडिया ओपनली अपने जो कंसर्न्स है वो रेस कर रहा था। सिमिलरली US भी बहुत सारे अपनी वार्निंग्स दे रहा था कि ये जो वेसल है इंडियन ओशन रीजन में, ये एक रिसर्च वेसल के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्वे किए जा रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी को स्टडी किया जा रहा है। तो ये जो फाइनल रिसर्च जो वेसल है अब ये मालदीव्स में पहुँचने वाली है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि मालदीव्स में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद एक जो शिफ्ट है वो चाइना की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है एंड वेरी एविडेंटली दिख रहा है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये जो चाइनीज़ रिसर्च वेसल है अब ये मालदीव्स की तरफ जा रही है। पिछले 1 महीने से ये सदर्न इंडियन ओशन में प्रेजेंट थी और अब ये कम्प्लीटली मालदीव्स के पास पहुंच रही है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इजराइल हमास वॉर से एक मेजर अपडेट ये है कि इजराइल हैज़ स्ट्राइक्ड द राफा एरिया। ठीक है, जब से ये वॉर की शुरुआत हुई थी, इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी, हम तब से ही राफा की बात कर रहे थे। राफा हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज राफा एक इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग है गाज़ा और इजिप्ट के बीच में, और ये गाज़ा स्ट्रिप का सदर्न मोस्ट एरिया है। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन प्रेजेंट है बिकॉज जब इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी तो नदर्न गाज़ा के ऊपर टारगेट था, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके सदर्न गाज़ा के इस रफ़ा एरिया में आए। लेकिन अब इजराइल जो है वो रफ़ा के ऊपर भी स्ट्राइक कर रहा है। बहुत सारी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि UN में रेजोल्यूशन लाया गया कि सीज़ फायर किया जाए, लेकिन उसे वीटो कर दिया था US ने कि नई नेगोशिएशंस चल रही हैं। इजराइल सिंपली ये कह रहा है कि हमास हमारे जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको पूरी तरह रिलीज़ करे, नहीं तो इजराइल रुकेगा नहीं।
एंड लास्टली इस वीडियो में हम आशा वर्कर्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज आशा वर्कर्स को लेकर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जिसमें ये कहा गया है, जो सिचुएशन है आशा वर्कर्स की वो यहाँ पे बताई गई है, दैट आशा वर्कर्स दे आर ओवरवर्क्ड, दे आर अंडरपेड एंड दे आर एट द एज ऑफ ब्रेकडाउन। और इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, दैट विल ट्राई टू अनफोल्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले बात करते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है गिनिया वॉर्म डिजीज़। गिनिया वॉर्म डिजीज़, द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, जो कि पीटी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर फैक्ट्स, दैट इज़ व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द गिनिया वॉर्म डिजीज़। तो याद रखेंगे इस डिजीज़ का नाम है ड्रैक्यून कुलियासिस। Dracune culiasis is the scientific name of Guinea worm disease। ठीक है, किस तरह होती है ये? बेसिकली एक पैरासाइट डिजीज़ है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, डिजीज़ है। एंड जब कंटैमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा वाटर जिसमें गिनिया वॉर्म्स के फ्लीज प्रेजेंट हो, गिनिया वॉर्म से जो वाटर है वो इन्फेक्टेड हो, ऐसे कंटैमिनेटेड वाटर को अगर कोई ड्रिंक करता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के बाद उनकी बॉडी पे पेनफुल ब्लिस्टर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। एंड उन ब्लिस्टर्स से ये जो वर्म्स हैं ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की ये पेनफुल ब्लिस्टर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है। इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि आप देखें ये कॉज कैसे होती है, कंटैमिनेटेड वाटर की कंजम्पशन से। तो इट्स प्रिवेंटेबल अगर आप वाटर की फिल्ट्रेशन करें। इमीडिएटली किसी एक एरिया में अगर डिजीज़ स्प्रेड हो रही है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाए एंड वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन के मेथड्स को एनहांस किया जाए, हेल्थ एजुकेशन दी जाए, और ताकि जो पॉन्ड्स हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं, वहाँ पे इस वर्म के जो लार्वाज हैं वो ग्रो ही ना हो, तो वहाँ पे जो लार्वी साइड्स हैं वो डालने चाहिए। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको गिनिया वॉर्म डिजीज़ के बारे में होना चाहिए। एंड 1980s में 3.5 मिलियन केसेस थे गिनिया वॉर्म डिजीज़ के। लेकिन आज अगर हम WHO की बात करें, WHO ने ये कहा है कि 2021 में 14 केस रह गए थे, 2022 में 13 केस रह गए थे, और 2023 में इसकी सिर्फ 6 केसेस बचे थे। तो जहाँ से हम ये अनुमान लगा रहे हैं दैट वी आर एट द वर्ज ऑफ फिनिश लाइन, जहाँ पे हम कम्प्लीटली इस गिनिया वॉर्म डिजीज़ को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए, हमने क्योंकि देखा कि ये कंटैमिनेटेड वाटर से होता है, वाटर फिल्ट्रेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कोई वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन यहाँ पे इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करती। इस डिजीज़ के इरेडिकेशन के लिए जो पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं, दे प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, इस पैरासाइट से डील करने के लिए पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स का इफ़ेक्टिवली इनको इम्प्लीमेंट करना, दैट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो डिज़ीज़ है ये हमने 1990s में इसको एलिमिनेट कर दिया था। एंड काफ़ी रिगरसली इंडिया में कैंपेन्स चले थे इसकी सर्वेलेंस को लेकर, सेफ्टी इंटरवेंशंस को लेकर, हेल्थ एजुकेशन को लेकर। एंड जिसका रिजल्ट ये था कि 2000 में WHO ने इंडिया को सर्टिफिकेशन दे दिया था दैट इंडिया में जो गिनिया वॉर्म डिजीज़ है ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है। मोस्टली गिनिया वॉर्म डिजीज़ की वजह से जो पेनफुल स्किन लीजन्स होती हैं, जो ब्लिस्टर्स होती हैं, मोस्टली वो लेग्स और फीट के आसपास के एरिया पे होता है, और यहाँ से जो वॉर्म है ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अक्सर पहले क्या करते थे कि फिर जहाँ पे लोअर लिम्ब अगर अफेक्टेड थी तो उसको पानी में डुबो देते थे, और वहाँ से क्या होता था कि कम्प्लीटली उस वॉर्म के जो लावाज हैं वो वाटर में आ जाते थे, और एक कंप्लीट आउटब्रेक जो है उसकी शुरुआत हो जाती थी। तो अब इसे लेकर किस तरह इसको मैनेज किया जाए, इसके लिए अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी। एंड इसके इरेडिकेशन प्रोग्राम की वजह से इसकी जो प्रेवलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। एज ऑफ नाउ अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि चड, इथोपिया, माली, साउथ सुडान, यही कुछ ऐसे एरियाज़ रह गए हैं जहाँ पे इसके कुछ केसेस प्रेजेंट हैं। अदरवाइज़ ये निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन है। एक चीज़ याद रखेंगे कि WHO की 20 निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज होती हैं। ये पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है दैट WHO हैज़ क्लासिफाइड 20 डिजीजेज एज निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ठीक है, और इसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। एंड ये जो गिनिया वॉर्म डिजीज़ है दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेलमिंथ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, बिकॉज ये पैरासिटिक है तो ये हेलमिंथ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में आता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं।
एंड देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंट्री जो कि न्यूज़ में है, विच इज़ अल्बेनिया। अल्बेनिया न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज अल्बेनिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दी है दैट दे आर प्लानिंग टू ओपन एन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, एंड सिमिलरली इंडिया विल ऑल्सो हैव अ डिप्लोमेटिक मिशन इन अल्बेनियाज कैपिटल तिराना। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया में रायसीना डायलॉग हो रहा है, ठीक है, एंड इसी दौरान इवन अल्बानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रायसीना डायलॉग में आते हैं, ही अटेंड्स इट, एंड वहाँ पे वो एक ओपननेस दिखाते हैं और अल्बानिया की इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। पहली चीज़ आप देखिए, हमने कल ग्रीस की बात की कि किस तरह ग्रीस तक हमारा IMEC जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ग्रीस तक एक्सटेंड होता है और ग्रीस को हम गेटवे कह रहे थे टुवर्ड्स यूरोप, एंड ग्रीस के ही नॉर्थ में है अल्बेनिया। तो अल्बेनिया भी ये बोल रहा है कि देखो हम तो ग्रीस के नॉर्थ में रहते हैं, एंड अल्बेनिया इज ऑल्सो शोइंग दैट दे वांट टू गेट पार्ट ऑफ, दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दीज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जिसमें इंडिया और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को लिंक किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि अल्बेनिया की आप लोकेशन देखो, ये यूरोपियन यूनियन और ईस्ट के बीच में एज अ क्रॉस रोड के जैसे प्रेजेंट है, ठीक है, एंड अल्बेनिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूरोपियन इकोनॉमीज़, एंड वो भी अपनी इच्छा शो कर रहे हैं कि इंडिया के साथ अल्बेनिया के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो स्ट्रेंथन अप हो। अब देखिए पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ग्रीस और अल्बेनिया को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, इसकी लोकेशन को क्लियर करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि इटली के ईस्टर्न साइड पे आपको एड्रियाटिक सी मिलता है, एड्रियाटिक सी, और अल्बेनिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है वो पूरी की पूरी एड्रियाटिक सी को टच करती है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर एड्रियाटिक सी, तो एक चीज़ तो याद रखेंगे कि जो अल्बेनिया है वो एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करता है। साउथ में आकर, इटली के साउथ में आकर ये एड्रियाटिक सी को हम आयोनियन सी बोलना शुरू कर देते हैं, और आपका जो ग्रीस है ये आयोनियन सी को टच करता है, पहली बात। देन अगर हम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखें, सबसे पहले ग्रीस की बात करते हैं, तो ग्रीस को अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो ग्रीस टच करता है टर्की को, अपार्ट फ्रॉम दिस बुल्गारिया, देन नॉर्थ मैसिडोनिया, एंड देन अल्बेनिया। ये 4 कंट्रीज़ हैं जिनको ग्रीस टच करता है, टर्की, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसिडोनिया एंड अल्बेनिया। और वहीं अगर हम अल्बेनिया की लोकेशन की बात करें तो अल्बेनिया टच करता है ग्रीस को, अल्बेनिया टच करता है नॉर्थ मैसिडोनिया को, कोसोवो को और मोंटेनीग्रो को। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं, ग्रीस, नॉर्थ मैसिडोनिया, कोसोवो एंड मोंटेनीग्रो। इन कंट्रीज़ को अल्बेनिया बॉर्डर करता है। लोकेशन पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इजराइल और गाज़ा वॉर की, और फोकस करेंगे हम मैप के ऊपर जहाँ पे हमें राफा क्रॉसिंग जो है उसे देखना है। इफ़ यू विल सी कि ये जो इजिप्ट का जो बॉर्डर है वो गाज़ा के साथ भी है और इजिप्ट का बॉर्डर इजराइल के साथ भी है। इजिप्ट और गाज़ा के बॉर्डर पे ये जो प्रोविंस आपको दिख रहा है, दिस इज़ रफ़ा, द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ योर गाज़ा स्ट्रिप, और यहाँ पे है आपकी रफ़ा क्रॉसिंग जो कि इजिप्ट और गाज़ा के बीच में लाई करती है। अब रफ़ा क्रॉसिंग तो न्यूज़ में है, रफ़ा एरिया न्यूज़ में है, यहाँ से गाज़ा के आसपास और कौन कौन सी क्रॉसिंग्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक आप देखो, आपको मिलेगा केरम शोलाम क्रॉसिंग, केरम शालोम क्रॉसिंग, ये ट्राई जंक्शन पे है इजिप्ट, गाज़ा और इजराइल के। दिस इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इजिप्ट, गाज़ा एंड इजराइल। और बिल्कुल नदरन गाज़ा में आपको मिलेगी एरेज क्रॉसिंग जो कि लाई करती है इजिप्ट और इजराइल और गाज़ा के बीच में। तो नॉर्थ में इजराइल और गाज़ा के बीच में है एरेज क्रॉसिंग, साउथ में गाज़ा और इजिप्ट के बीच में है रफ़ा क्रॉसिंग, और इनके ट्राई जंक्शन पे इजिप्ट, इजराइल और गाज़ा के ट्राई जंक्शन पे है केरम शालोम क्रॉसिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गाज़ा की जो सदर्न पार्ट है रफ़ा, वहाँ पे इजराइल अपना स्ट्राइक जो है वो लगातार लॉन्च कर रहा है कि जब तक हमास जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो होस्टेजेस हैं, उनको रिलीज़ नहीं करेगा। एंड इस वॉर को लेकर यूएन में भी सीज़ फायर की रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर वीटो लग चुका है। हालांकि ग्लोबल पावर्स जो हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि इजराइल और हमास के बीच में ये जो वॉर है ये एंड हो सके। तो देखने वाली बात होगी कि मेजर डेवलपमेंट क्या है, लेकिन एज ऑफ नाउ इजराइल ने गाज़ा के रफ़ा के ऊपर स्ट्राइक शुरू कर दिया है।
आगे बढ़ते हैं। चाइनीज़ रिसर्च वेसल की बात कर रहे हैं। इस रिसर्च वेसल का नाम है जियांग यांग होंग 03। ठीक है, कभी कभी ऐसे टर्म बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हल्की सी फेमिलैरिटी रखेंगे इस टर्म के साथ। जियांग यांग होंग 03 और ये एक रिसर्च वेसल है जो कि आपके इंडियन ओशन में पिछले 1 मंथ से प्रेजेंट थी और अब ये मालदीव्स में अराइव होने वाली है। एंड इससे पहले श्रीलंका ने रिफ्यूज़ कर दिया था। श्रीलंका ने इस शिप को डॉक करने की परमिशन नहीं दी थी। पहले ये कोलंबो पोर्ट पे डॉक करना चाहते थे लेकिन श्रीलंका ओपनली रिफ्यूज्ड इट एंड अब ये मालदीव्स के पास पहुंचने वाली है। सेम डे पे एक इंडिया और श्रीलंकन कोस्ट गार्ड शिप्स के बीच में एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आर्किपेलागो के ऊपर एक नेवल एक्सरसाइज हो रही थी जिस दौरान ये मूवमेंट चाइनीज़ रिसर्च वेसल ने की है टुवर्ड्स मालदीव्स। तो ऑफ कोर्स इंडिया ओपनली चाइना की इस प्रेजेंस को लेकर कंसर्न्स रेज कर रहा है एंड इवन अमेरिका के थिंक टैंक ने भी ये एलिज किया है कि चाइना की ये जो साइंटिफिक रिसर्च शिप है ये इंडियन ओशन से डाटा कलेक्ट कर रही है जिसमें इंडियन ओशन रीजन का इवन मिलिट्री पर्पस के लिए डाटा लिया जा रहा है, स्पेशली फॉर दी सबमरीन ऑपरेशंस। हालांकि चाइना ने इसे लेकर डिनाई कर दिया कि नहीं ये तो बस एक रिसर्च वेसल है, हम कुछ भी इस तरह का डाटा नहीं ले रहे हैं, बट इस तरह की कंट्रोवर्सी इस रिसर्च वेसल को लेकर चल रही है। मूविंग अहेड बात करते हैं इंटरपोल नोटिसेस के बारे में। इंटरपोल इज़ इन न्यूज़। सबसे पहले इंटरपोल का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। इंटरपोल इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नहीं समझेंगे कि ये इंटरनेशनल पुलिस है, नो। इंटरपोल है क्या? इंटरपोल बेसिकली एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क है जो कि कंट्रीज़ की पुलिसेस को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है जिससे कि जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स होते हैं उनको डील किया जा सके। ठीक है, तो अलग अलग पुलिस फोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जो ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन होती है जिस कंट्री को चाहिए होती है उसे डिसेमिनेट करते हैं। इनके पास कोई एज सच लॉ इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। इंटरपोल खुद से कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक नेशन की पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है रिगार्डिंग दी ट्रांसनेशनल क्राइम्स। एक चीज़ पहले से ही इस चीज़ को याद रखेंगे। इंटरपोल की शुरुआत होती है, इसे इस्टेब्लिश किया जाता है 1923 में और इसके तकरीबन 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इंडिया भी इंटरपोल का मेंबर है सिंस 1956। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरपोल का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन लायन, फ्रांस और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके जी, ये हमने देख लिया कि इसका कोई इन्फोर्समेंट पावर्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिसेमिनेट करती है टू दी नेशनल पुलिसेस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेस किया जा रहा है कि क्या इंटरपोल के नोटिसेस को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ टाइमिंग पर्पसेस के लिए ब्लू नोटिस बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू द रेड नोटिस। तो क्या है ये नोटिसेस, सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। देर आर बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोटिसेस। 7 नोटिसेस जो हैं वो इशू किए जाते हैं इंटरपोल से। अगर कभी हम ये बोलते हैं कि रेड नोटिस आया है, रेड नोटिस का मतलब है दैट इस पर्टिकुलर पर्सन की लोकेशन बताई जाए एंड इसे अरेस्ट किया जाए बिकॉज जिससे कोई ना कोई एक्स्ट्राडिशन का केस है या फिर कोई लॉफुल एक्शन जो है वो लिया जाए, तो ऐसे पर्सन के लिए रेड नोटिस जो है वो इंटरपोल इशू करता है। ब्लू नोटिस क्या होता है कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए इस पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में, उनकी लोकेशन के ऊपर निगाह रखें, उनकी एक्टिविटी को आप देखते रहें, तो उसको लेकर ब्लू नोटिस इशू किया जाता है। तो यही हो रहा है आज के टाइम पे। कुछ पॉलिटिकल कहीं यूज़ तो नहीं हो रहा कि किसी पर्सन को लेकर इंटरपोल ने ब्लू नोटिस इशू कर दिया, तो इसे लेकर यहाँ पे कंसर्न रेज किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर ग्रीन नोटिस रेज होता है तो ऐसे केस में इट इज़ टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट द पर्सन। अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है और डिफरेंट कंट्रीज़ में वो रिपीट हो रहा है। येलो नोटिस में कोई मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए, कोई माइनर है उन्हें लोकेट करने के लिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए येलो नोटिस दिया जाता है। ब्लैक नोटिस इज़ फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़। ऑरेंज नोटिस इज़ टू वार्न ऑफ एन इवेंट, कि ये इवेंट हो सकता है कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक सीरियस या फिर एक थ्रेट के तौर पे पब्लिक सेफ्टी के टर्म्स में नज़र आ रहा है, तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस इशू किया जाता है। एंड लास्टली
पर्पल नोटिस जिसमें कोई मोडस ऑपरेंडाई, कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिवाइस जो कि क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं, इसे लेकर पर्पल नोटिस इशू किया जाता है। तो एज ऑफ नाउ जो डिबेट है वो रेड और ब्लू को लेकर है कि ब्लू नोटिस के अंदर इंक्वायरी नोटिस इसे बोल देते हैं, जिसमें पुलिस फोर्सेस जो मेंबर स्टेट्स के हैं उनको क्रिटिकली जो क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि पर्सन का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो शेयर करनी होती है। वेयरएज जो रेड नोटिस है इसमें अरेस्ट किया जाता है ऑफ द वांटेड क्रिमिनल। बट याद रखेंगे इंटरपोल खुद कोई लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता, जो कंट्री है वो उसकी डिस्क्रिशन है कि उसने अरेस्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। एंड ऑल्दो इंटरपोल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉरबिड करता है कि किसी भी तरह से इंटरपोल की एक्टिविटी को पॉलिटिकल कैरेक्टर के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं वो बार बार इस इशू को रेज कर रहे हैं कि नहीं, ये जो नोटिस हैं ये कई बार पॉलिटिकली इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जो डिबेट है ये रेड और ब्लू के बीच में है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आशा वर्कर्स के बारे में। तो आशा वर्कर्स की क्या स्ट्रगल्स वो फेस कर रहे हैं इंडिया में, उसे लेकर ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है। आशा विच इज़ द एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। कुछ टाइम से न्यूज़ में है, हमने देखा कि हमारा जो इंटरिम बजट आया था इसके अंदर आशा वर्कर्स को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में जो कवरेज दी गई, आयुष्मान भारत का जो आपका हेल्थ का जो इंश्योरेंस की स्कीम है उसमें इनको इंक्लूड किया गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आशा वर्कर्स बहुत से हर्डल्स फेस करते हैं, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, टॉक्सिक वर्क रिलेशन की भी यहाँ पे बात हुई है। साथ ही में ये भी कि जो आशा वर्कर्स हैं ये 3 जगहों पे काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्क, कम्युनिटी एंड देन योर हेल्थ सर्विसेज। तो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी आशा वर्कर्स का जो स्टेटस है, जो सोशल कंडीशन है, उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। आशा प्रोग्राम की शुरुआत 2005-2006 में हुई थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू, जिसमें पहले सिर्फ रूरल एरियाज़ में आशा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद 2013 में अर्बन हेल्थ मिशन में भी आशा प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया। और आशा वर्कर्स हमारा जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ को जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनकी सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वहीं अगर हमारे आशा वर्कर ओवरवर्कड होंगे, अंडरपेड होंगे और इस तरह का ब्रेकडाउन ये पूरा का पूरा सिस्टम फेस कर रहा होगा, सो दिस विल पुट आवर एंटायर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन अ जेओपर्डी, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट वाज मेंशन इन दिस आर्टिकल, आप इसे ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।